हेलो गाइस, वेलकम टू माय Welcome यूट्यूब back. चैनल। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, हेलो गाइस, yes, sir. हेलो गाइस नहीं, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. हाँ सर, All हाँ, जोरे शोरे से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना, उसी सर आ हिसाब से रही है। करें। हाँ, हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है डीएनए के बारे में। किसके बारे में? DNA. डीएनए के बारे में। ऐसे बोला जाता है यूट्यूब पे। फिर डीएनए से Yes, sir. डीएनए कैसे बनता है ये देखना है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए DNA replication. रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। Replication. फिर तीसरा हमें देखना है डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। क्या देखना है हमें? Transcription. Transcription. ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए जब शुरुआत ट्रांसक्रिप्शन। में बनता है तो भाई वो आरएनए नहीं होता, उसमें दो हिस्से होते वो हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। मतलब वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, फंक्शनल आरएनए नहीं होता, उसको हमें फंक्शनल बनाना पड़ता है। ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज? Yes, sir. तो फंक्शनल जो आरएनए बनता है, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से फंक्शनल आरएनए बनना, यह स्प्लाइसिंग। और भी प्रोसेस होती है, कटिंग, पेस्टिंग, स्प्लाइसिंग। अभी आप रखोगे फंक्शनल आरएनए के बनने को हम क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग। तो फिर हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्प्लाइसिंग। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है? Protein और translation. उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? Translation. ट्रांसलेशन। Translation. फिर प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। प्रोटीन का Expression. एक्सप्रेशन होता है। तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन भी अलग अलग मेथड से होता है, और हमारी बुक में एक मेथड दिया हुआ है, लैक-ओपरन मॉडल। क्या दिया हुआ है? Lack of role model. इतना सब पढ़ने के बाद हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, और हम लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है? Yes, sir. सो DNA बेसिकली fingerprint. 8 पार्ट हैं चैप्टर में। डीएनए, फिर ट्रांस पहले डीएनए, फिर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, प्रोटीन एंड लैक ऑपरॉन मॉडल। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएनए Fingerprint. से। हम आज जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वी ऑल नो डीएनए इज Yes. द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज द जेनेटिc material, is the genetic material in most of the organism। ठीक है? Yes, sir. Sir, organs. अरे ऑर्गेनिज्म वो हो जाता है टैबलेट पे लिखते समय, थोड़ा कहीं पे लिख रहे हैं और कहीं देख रहे हैं तो हो जाता है कभी कभी मोहित। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो हम लोग अभी डीएनए के बारे में देखेंगे कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डीएनए की खोज कैसे हुई। डीएनए की खोज कैसे हुई? ओके, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी देख रहे हैं डीएनए की। डिस्कवरी, Sir, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है? yes, sir. तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। क्या नाम था उनका? Frederick. फ्रेडरिक मिस्चर। तो 1869 में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। मतलब न्यूक्लियस में एक मटेरियल खोजा, वो डीएनए था उस समय, लेकिन उन्होंने उसका नाम न्यूक्लियन रखा था। क्या नाम रखा था? फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869। ठीक है? discovered DNA as a acidic material and he named it as Sir, nuclein। nuclein. Yes, sir. इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन। 1869. Yes, sir. ठीक है? ओके,
अब आगे बात करते हैं, अभी इसका नाम न्यूक्लियन रखा गया, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर अभी भी नहीं दिया गया था, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ोगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट उस समय के लिए नया था, लेकिन आज कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। बहुत सारे क्रिस्टल्स की स्टडी एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से की जाती है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, X-ray diffraction experiment conducted on DNA molecule, ठीक है, Yes, sir. reveals the structure of DNA। कैसी लगी मेरी इंग्लिश? रिवील्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है ना। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का डाटा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था मॉरिस विल्किंस और रोजनेल्ड फ्रैंकलिन। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय Morris Wilkins and Rosalind Franklin। सर ऐसे ऐसा नाम है, पढ़ने में भी नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे भी इनकी स्पेलिंग देखनी पड़ती है कई बार। ऐसे नाम होने चाहिए, रमेश, सुरेश, तो वो ठीक रहता है। यस सर। सर ये अच्छा लगता है। हाँ नहीं होते हैं सर। सर महेश तो भूल ही गए सर। हाँ, महेश भी हो सकता है साथ में, ठीक है। मोहित भी हो सकता है। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि रोजलिंड फ्रैंकलिन का, देखो मुझे नहीं मालूम कि ये कितना है अफवाहें हैं कि सच है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रोजलिंड फ्रैंकलिन का डाटा या तो इन्होंने चुराया था, मतलब अभी मैं नाम लिख रहा हूँ, दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन और क्रिक एंड Yes, sir, फ्रांसिस crick. क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो जेम्स वॉटसन है और फ्रांसिस क्रिक है, उन्होंने रोजलिंड फ्रैंकलिन का डाटा चुरा लिया था, और कुछ लोग कहते हैं कि रोजलिंड फ्रैंकलिन ने खुद जाके बेच दिया था, ठीक है। अब हमें मतलब सर नहीं अपनी मालूम मेहनत, क्या, सर अपनी मेहनत क्यों बेच देते हैं वो, कैसे? नहीं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मॉरिस विल्किंस के संग गद्दारी करी थी, अच्छा, इनने बनाया वो। ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मॉरिस विल्किंस ने डाटा बेचा था, मालूम नहीं है किसने क्या डाटा बेचा था, लेकिन ये जरूर है कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, उसका डाटा अल्टीमेटली किसके हाथ लग गया था? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के हाथ लग गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रोजलिंड फ्रैंकलिन, मतलब ये ऐसा, देखो लोग कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मतलब लोगों का क्या है, कुछ भी कह देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इन्हें पसंद नहीं था कि कोई गर्ल्स आगे बढ़े, तो उस चक्कर में ये सर इसमें से गर्ल्स कौन सी थी? शायद रोजलैंड फ्रैंकलिन थी, बाकी तो समझ में नहीं आता, सीता गीता नाम तो है नहीं, इन दोनों में से एक थी। मॉरिस विल्किंस में देख लेता हूँ, रोजलैंड फ्रैंकलिन ही होगी। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रोजलैंड फ्रैंकलिन को लड़की होने की वजह से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। रोजलैंड फ्रैंकलिन, अरे हाँ यही थी, रोजलैंड फ्रैंकलिन ही थी कर, तो ऐसा माना जाता है। मुझे नहीं मालूम कि ये इस लड़की ने डाटा बेचा था, इस लड़की को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, या कुछ लोग कहते हैं मॉरिस विल्किंस ने बेचा था, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो अफवाहें हैं जो मार्केट में चल रही हैं वो मैं तुम्हें बता दी कि डाटा बेचा था, और रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का डाटा हाथ लग गया किसके? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के हाथ लग गया। और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने
on the basis of data received from X-ray diffraction experiment ठीक है, suggested डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। ठीक है, सुन रहे हो? यस सर। सो ऐसा ये माना जाता है कि रोजलिंड फ्रैंकलिन ने खुद जाकर डाटा बेचा था, अब जो भी है, लेकिन बाद में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। तो भाई किसके लिए विल्किंस, सर? मतलब यही डीएनए का मॉडल देने के लिए नोबेल प्राइज के लिए चुना गया उनको। ठीक है, किसको सर? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को। वाह, बिना मेहनत के नोबेल। हाँ, ये जबकि लेबोरेटरी में एक दिन भी नहीं गए। ठीक है, और ये तो इनको चुन लिया गया, इनसे बोला गया कि आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। हो सकता है वो डाटा रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया हो, उसको बोला भी जाता है डार्क लेडी ऑफ डीएनए बोला जाता है इसको, रोजलिंड फ्रैंकलिन को। तो जैसा भी हो, मैं नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि उसको रोका गया था उसको, लेकिन अल्टीमेटली ये गुस्सा हो गए। जैसे कि दूल्हे का फूफा गुस्सा हो जाता है शादी में, वैसे ही मॉरिस विल्किंस गुस्सा हो गए। वो मुंह फुला के बैठ गए, हम नहीं खेल रहे, नोबेल प्राइज हमें नहीं मिल रहा, या आपस में ही नोबेल प्राइज बांट रहे हैं सब लोग, जबकि हमारा पूरा काम है। तो नोबेल प्राइज वालों ने कहा देखो रूठो मत, अच्छा नहीं लगता, लोग जमाने वाले क्या कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि चलो तुम्हें भी नोबेल प्राइज दे देते हैं। तो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस तीनों को मिलके 1962 में डीएनए के मॉडल के लिए नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, यस सर, सो फॉर दिस अचीवमेंट they got Nobel Prize. Watson, Crick and Wilkins awarded Nobel Prize in 1962। बात समझ में आया? यस सर। ओके, जेम्स वॉटसन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जेम्स वॉटसन, शिकागो में उनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1928, ये मैं देख के बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है। और 1947 में उन्होंने बीएससी कर ली थी अपनी जूलॉजी में। आपको बस इतना याद रखना है कि वॉटसन जूलॉजिस्ट थे। सर बस वॉटसन कौन थे? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट सर, थे। जूलॉजी। ठीक है, और मेनली ये भी बता देता हूं मैं अलग से तुम लोगों को, मेनली इनको चिड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे हमारे इंडिया के डॉक्टर सालिम अली हैं, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सालिम अली, तो जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इसी तरीके से वॉटसन को भी चिड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था। बर्ड वॉचिंग करना उनका फेमस काम था। जिनको कुछ काम नहीं होता वो हमारे गांव में बैठ के बर्ड वॉचिंग ही करते हैं वैसे भी, तो उसी तरह से वो भी किया करते थे, बस वो साइंटिस्ट कहलाते थे। तो वॉटसन जो हैं वो जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? जूलॉजिस्ट, मतलब जूलॉजी की उन्होंने स्टडी करी थी, उनकी पीएचडी की डिग्री जूलॉजी में थी। ठीक, उन्होंने वायरस के मल्टीप्लिकेशन पे स्टडी करी थी। ठीक है, और जो हमारे क्रिक भैया थे, क्रिक भैया कौन थे हमारे? क्रिक भाई। क्रिक जो भाई थे हमारे, वो जूलॉजिस्ट नहीं थे, वो फिजिसिस्ट थे। कौन थे वो? फिजिसिस्ट थे। तो फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, ठीक है, और ये फिजिसिस्ट थे। कौन थे ये? फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ओके, ये बहुत इंटेलिजेंट थे क्रिक। सुन रहे हो तुम लोग? मेरी आवाज कुछ आती है तुम लोगों को?
हाँ सर, सब साफ आ रही है, ओके, क्लियर सो नेटवर्क। वाटसन और क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे, इनको विल्किंस के संग मिलकर नोबेल प्राइज मिला था। तो ये दोनों अलग अलग जगह के थे, लेकिन इन दोनों का कॉमन ऐसी दोस्ती वोस्ती हुई, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो डीएनए का चौरानवे। मॉडल देते हैं, तो उन्होंने मिलकर डीएनए का मॉडल दे दिया। लेकिन डीएनए का मॉडल तब तक अधूरा था जब तक, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक चरगाफ्स रूल जब तक नहीं आता तब तक डीएनए का मॉडल ये दे ही नहीं सकते थे। तो डीएनए के मॉडल के लिए इनसे भी बड़े साइंटिस्ट की ज़रूरत थी, और वो साइंटिस्ट थे अरविंद चरगाफ। अरविंद चरगाफ ने एक अपना लॉ दिया था, चरगाफ्स रूल, जो हम लोग लास्ट टर्न पे पढ़ा भी था बैच में। वो मॉडल अगर मार्केट में नहीं आता तो ये कभी भी अपना वो मॉडल अगर मार्केट में यस नहीं आता तो ये कभी भी डीएनए का मॉडल नहीं दे पाते, बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट कभी समझा नहीं पाते। नहीं जा। ठीक है, यस सर। चलो डीएनए का मॉडल बाद में देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें बातें। तो डिस्कवरी हो गई भाई, ऐसा बोला मिस्टर ने कि हमने एक न्यूक्लियन खोज लिया। इवन मेंडल ने भी बता दिया था कि जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ होती है, और उसने भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए थे। लेकिन ये मानने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस दुनिया को बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ा। ठीक है, कई साइंटिस्टों ने कई सारे बातें बोली, मतलब कि आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मेंडल की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा था। सट्टन एंड बोवरी ने एक मॉडल दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी, वो भी आपने पढ़ा था। यस सर, पढ़ा था। कई सारे मॉडल आ गए, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि डीएनए, मतलब ये कंफर्म नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बाद से काफ़ी बातें साफ हो गई, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो 1928 की बात है। फेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ। इन्होंने एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया करता है। ठीक है, तो 1928 की बात है, फेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे। दे डन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सर बेचारे चूहा को बकरा बना ये दिया चैप्टर होगा। हमने लास्ट टर्न पे डीएनए के मॉडल से स्टार्ट किया था। अब एक्चुअली जस्ट बोर हो जाता मैं, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। लास्ट टर्न पे हमने इसको डीएनए मॉडल से स्टार्ट किया था, हम इस चैप्टर को आज दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पहले पढ़ा रहा हूँ अभी। तो 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। आपको याद होगा ये कोकाई बैक्टीरिया का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, या आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक, ये बैक्टीरिया जो था, दिस बैक्टीरियम, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्या वर्ड आता है रॉड शेप बैक्टीरिया में? ओहो, रॉड शेप के लिए क्या आता है? बैसिलस। क्या आता है? बैसिलस। ठीक है, स्फेरिकल शेप के लिए क्या आता है? कोकाई। कोकी पंजाबी में क्या होता है? नाक का वो होता है, उसको कहते हैं। सो रॉड शेप जो है वो है बैसिलस। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकाई ऐसे कुछ कहते हैं। तो एक बताओ मुझे, कॉमा शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कॉमा शेप्ड, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता था 11th में। बोलो, कॉमा शेप बैक्टीरिया। हो विब्रियो। हाँ, विब्रियो, याद आया। और स्फेरिकल शेप्ड होता था स्पाइरलम।
चलो, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग निमोनिया। क्या करता है ये बैक्टीरिया, निमोनिया प्रोड्यूस करता है सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो Yes, इन्होंने sir. क्या किया, इन्होंने कुछ चूहे लिए, क्या लिए, चूहे। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को कल्चर किया। तो दो तरह की इन्होंने कॉलोनीज बनाई, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की भी दो तरह की वैरायटी, दो तरह के स्ट्रेन इन्हें मिले। ठीक है, सो ही कल्चर्ड, ही कौन, अरे ये फेडरिक ग्रिफिथ, ही कल्चर्ड यस सर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी on culture plate। ठीक है, so some produces smooth colonies, smooth shiny colonies। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एस स्ट्रेन, and some produces rough colonies। मतलब इन्होंने जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर किया, तब इन्हें पता पड़ा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तो दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं एस स्ट्रेन, जो खतरनाक, डेंजरस, विरुलेंट फॉर्म होते हैं, और पैथोजेनिक सर। दूसरे होते हैं आर स्ट्रेन, जो बेचारे नॉन विरुलेंट होते हैं, ये खतरनाक नहीं होते। अब ये एस स्ट्रेन खतरनाक क्यों हैं, ठीक है, एस स्ट्रेन के ऊपर एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है। ठीक है, जिससे कि अगर हम इन एस स्ट्रेन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनेगी हमारी बॉडी में, तो वो उससे बच जाएंगे। हमारी बॉडी में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो चूहे की बॉडी में एक्सपेरिमेंट हो, तो मैं एक्सपेरिमेंट अभी बता रहा हूँ। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, तो देखते हैं जरा इसके बारे में। सो एस स्ट्रेन इज मोर विरुलेंट। बताओ क्यों था, मोर डेंजरस क्यों था ये, बिकॉज it have a mucopolysaccharide coating। यानी कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग है, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, कोटिंग विच गिव its resistance against antibodies। ठीक है, तो भाई एस स्ट्रेन कुल मिला के डेंजरस स्ट्रेन थी। अब इन्होंने तो चूहे एस लिए। स्ट्रेन और आर स्ट्रेन क्या थे, एक और बार बता दो। एस मतलब स्मूथ, एक्चुअली क्या है कि स्मूथ स्ट्रेन एक्चुअली म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग होने की वजह से ये बैक्टीरिया है। अब इसके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग है, जिसकी वजह से ये स्मूथ स्ट्रेन बन जाती है। और साथ सर में ये दोनों किसके अंदर थे, निमोनिया वाले के अंदर? ये निमोनिया, अभी निमोनिया बैक्टीरिया के दो फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। निमोनिया का हमारा बैक्टीरिया को हमने कल्चर किया, तो हमें पता पड़ा कि अरे वाह, निमोनिया के बैक्टीरिया तो दो तरह के हैं, एक तो एस स्ट्रेन वाला, एक आर स्ट्रेन वाला। अभी हमने चूहे उठाए ही नहीं, अभी हम सिर्फ निमोनिया के बैक्टीरिया देख रहे हैं। तो हमने ये देखा जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, वो एस स्ट्रेन इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक स्मूथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग है, जिसकी वजह से उस पर एंटीबॉडीज का कोई असर नहीं होता और वो बन जाता है खतरनाक।
जबकि आर स्ट्रेन वाला जो है वो रफ स्ट्रेन है, क्योंकि उसके ऊपर चिकनी सी लेयर नहीं है, मतलब म्यूकोपॉलीसेकेराइड की स्मूथ कोटिंग नहीं है। ओके सर, नहीं आया? आ गया सर। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, उन्होंने सबसे पहले एक चूहा लिया और एस स्ट्रेन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। चूहा मर गया, मरना ही था, एस स्ट्रेन से कहां बच पाएगा। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन ली, फिर उसे चूहे में इंजेक्ट कर दिया। इस बार आर स्ट्रेन बैक्टीरियम खत्म हो गया और चूहा बच गया। ठीक है? यस सर। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का, उसको हीट किल्ड कर दिया। जब ये बैक्टीरिया हीट किल्ड हो चुका, ठीक है, उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उबाल के मार डाला और फिर इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। बताओ क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? सर सरवाइव करेगा। बिल्कुल सरवाइव करेगा, सर सरवाइव कर गया ये। इसके बाद इन्होंने एक और काम किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरियम लिया, हीट किल्ड किया, मार डाला उसको, सर बेचारे को ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, और साथ में इनके साथ आर स्ट्रेन और ले लिया, जो कुछ कुछ बीमारी कर ही नहीं सकते थे, खुद ही नहीं बढ़ जाते थे। तो दो चीज़ें ली इन्होंने, एस किल्ड लिया, हीट किल्ड किया इन्होंने, एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड किया, लेकिन याद रखना 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के नीचे इन्होंने किल्ड किया, इतना याद रखना बस तुम, ठीक है। और आर स्ट्रेन लिया इन्होंने। अब देखो, ये भी बीमारी नहीं फैला सकता, ये भी नहीं फैला सकता। फिर इन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। क्या हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? सरवाइव हो गया होगा। सर मर गया सर। चल बसा। हमें ऐसा लग रहा है कि ये बच जाएगा, क्योंकि भाई ना ये निपटा सकता कुछ, ना ये कुछ कर सकता, लेकिन उन्होंने देखा चूहा मर गया। ठीक है, तब पता चला चूहा मर गया, बहुत उदास हुए। फिर जब उन्होंने उसकी तेरहवीं कर ली, तब उन्होंने सोचा ऐसा हुआ क्यों, आखिर माइस क्यों मरा, माइस क्यों उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ये सोचा कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसी चीज थी, एस स्ट्रेन के पास कुछ ऐसी चीज थी जो कि उसको किल्ड करने के बावजूद उसमें सरवाइव कर गई, और आर स्ट्रेन वाले ने उससे पिक कर ली। सर म्यूकोपॉलीसेकेराइड। नहीं, वो डीएनए ही था। एस स्ट्रेन में कुछ ऐसी चीज थी जो कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देने के बावजूद, ठीक है, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देने के बावजूद उसमें वो चीज सरवाइव कर गई, और उसे आर स्ट्रेन वाले ने पिक कर लिया। आर स्ट्रेन वाले ने क्या कर लिया, पिक कर लिया, और वो खुद भी क्या बन गया, एस स्ट्रेन वाला बन गया, जिसकी वजह से चूहे की डेथ हो गई। ये उन्हें कैसे पता पड़ा? क्योंकि जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया चूहे का, मतलब बाद में जब उन्होंने देखा जेनेटिक्स उसके अंदर की, तो उन्हें पता पड़ा कि इस चूहे के अंदर लिविंग एस स्ट्रेन थे। तो उन्होंने कहा मैंने तो इसको एस स्ट्रेन दिए ही नहीं थे, मैंने तो इसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन दिए थे और आर स्ट्रेन दिए थे। ये आर स्ट्रेन ही क्या बन गया था, एस स्ट्रेन बन गया था। तो उन्होंने कहा कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो ऐसी चीज है जिससे आर स्ट्रेन क्या बन जा रहा है, एस स्ट्रेन बन जा रहा है। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई चीज है जो कि इसके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में काम आ रही है, इसे ट्रांसफॉर्म्ड कर दे रही है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जैसे आज हम डीएनए जानते हैं, जो कि एस स्ट्रेन में मौजूद था, वो किल्ड नहीं हुआ, उसे आर स्ट्रेन ने पिक कर लिया और वो खुद क्या बन गया, चलो बस ये सर। वो खुद आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बन गया और एस स्ट्रेन ने बच गया। तो ये पक्का पता पड़ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है एस स्ट्रेन में जो आर में ट्रांसफर हो गया, जिसने आर के बायोकेमिकल नेचर को चेंज कर दिया। लेकिन एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर उस जेनेटिक मटेरियल का नहीं पता था, अभी भी नहीं पता था कि वो डीएनए है, वो क्या है। ठीक है, यस सर। सो हाँ बोलो। अगर एस ट्रेन के डी मतलब जो भी था वो अगर पिक नहीं करेंगे तो वो अफेक्ट नहीं करेगा माइस नहीं को? तो नहीं करेगा। ओके सर। बल्कि उसने कर लिया था ना। सो इट मस्ट बी ड्यू टू, मैंने एक नया काम किया है नोट्स में। मैं पहले अपनी लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ करता था, मतलब अभी भी कर रहा हूँ मैं अपनी लैंग्वेजेस, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अब थोड़ी एनसीईआरटी बेस्ड ही रखूँगा पूरा। ओके, क्योंकि Yes, कई sir. बार तुम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो sir. उसमें दिक्कत आ जाती है, और वो क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज आती नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी की लाइंस को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करूँगा। सो इट मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उससे ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा सब बताऊंगा, लेकिन लाइन वही यूज़ करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको उस लाइन के अंदर का कोड समझ में आए, क्या बोलनी चाह रही है एनसीईआरटी। सो इट मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बट द एग्जैक्ट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नॉट डिफाइंड एट दैट टाइम। तो कैसे डिफाइंड हुआ ये हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है? सर रिजॉइन करना है? हाँ, रिज्वाइन ही करना है, वही कहने का मतलब है। ठीक है, 2 मिनट। यस सर, सेशन 2 में मुलाकात होगी। सेशन 2 में मुलाकात होगी, देखते हैं आगे क्या हुआ। सो फोर्थ केस में ने जेनेटिक मटेरियल लिया था स्ट्रेन हाँ, का? इसका जेनेटिक मटेरियल पिक कर लिया है, ट्रांसफर हो गया इसका genetic ओके material। सर। ये एक्सपेरिमेंट में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा भी कैसे जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, किस तरह से प्लाज्मेट कंजुगेशन ट्यूब Okay, के थ्रू sir. पास होते हैं। वैसे 11th में भी ये चीज़ है। ज्वाइन करने दें सभी को पहले तो। ठीक है, सभी आ गए, चलो। ओके, सो अभी ये पता था कि कोई चीज है जो कि आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन से पिक कर ली है, ठीक है? बट अभी साइंटिस्टों को मालूम नहीं था कि वो क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है, क्या है वो। अभी ये माना जाता था कि वो प्रोटीन है कोई, कि आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन से कोई प्रोटीन पिक कर लिया है, ठीक है, जिससे उसका नेचर चेंज हो गया है। ओके, यस सर। तो अब पता लगाया गया कि व्हाट इज द बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
सो नाउ अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अब है क्वेस्ट फॉर बायोकेमिकल biochemical characterization of transforming principle. अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो क्या चीज़ है जो कि एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन से ले लिया। तो अभी लोग क्या सोच रहे थे कि क्या लिया है आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन से? प्रोटीन, RNA सम सोच प्रोटीन, सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ले लिए, ठीक है। लेकिन 3 साइंटिस्ट थे जिनके नाम थे ओसवाल्ड, एवेरी, कॉलिन मैकलैंड कॉलिन एंड मैकलिन मैकार्थी, मैकलैंड ठीक है। इन्होंने मैकार्थी। बताया कि भाई वो प्रोटीन नहीं है, इन्होंने बताया कि वो चीज़ आरएनए है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हीट किल्ड एस सेल्स थी, यानी कि एस स्ट्रेन की जो सेल्स थी, उससे प्रोटीन भी उठाया, डीएनए भी उठाया और आरएनए भी उठाया। कैसे उठाया वो देखते हैं हम लोग। उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि प्रोटीएजेज एंजाइम डाल दिया। अब प्रोटीएजेज एंजाइम किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन डाइजेस्ट मतलब एस्किल्ड वो भी डाला इन्होंने, एस्किल्ड बैक्टीरियम डाला और साथ में प्रोटीएजेज एंजाइम। अब प्रोटीएजेज एंजाइम क्या करेगा? इट ब्रेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके। दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आरएनएजेस डाल दिया, यानी कि आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा? आरएनए को। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीएनएजेस डाल दिया। तो डीएनएजेस क्या होगा? डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, ओके। यस सर। ओके ओके सर। अब इन्होंने यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को फिर से किया, यानी कि एज किल्ड, एक तो ये वाला सैंपल लिया जिसमें प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुकी थी, एक ये सैंपल लिया और एक ये सैंपल लिया। इन तीनों सैंपल से इन्होंने एज किल्ड बैक्टीरियम उठाया, आर किल्ड बैक्टीरियम के संग मिक्स किया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने ये पाया कि जब डीएनएजेस से डाइजेस्ट किए हुए सैंपल को हम लोग माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन के रूप में। और ये तो तभी हो सकता है ना कि जब डीएनए रिस्पॉन्सिबल हो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसके वो तलाश में थे। भाई अगर डीएनए से डाइजेस्ट करा हुए सैंपल में के साथ आर स्ट्रेन मिक्स किया है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो हम इससे क्या मतलब निकालें कि वो डीएनए ही वो चीज थी, डीएनए ही वो चीज थी जो कि उस लिविंग आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल दे रही थी, ठीक है। यस सर।
इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने और ज़्यादा प्यूरिफाइड किया अलग अलग बिल्कुल बायोकेमिकल्स को, डीएनए आरएनए सबको, और फिर उन्होंने एक एक प्रोटीन आरएनए डीएनए बार बार ये डाल के देखा, और हर बार उन्हें यही रिजल्ट मिलता था कि डीएनए की अनुपस्थिति में, डीएनए की एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पता लगाया? इन्होंने ये पता लगाया कि द डाइजेशन विथ डीएनएज inhibit transformation of R strain to S strain. This suggests that DNA caused the transformation. ओके, तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभी बायोलॉजिस्ट इस बात से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते थे, इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि डीएनए वो मटेरियल है जो कि हेरिडिटी मटेरियल के रूप में है, यूनिवर्सल हेरिडिटी मटेरियल है। तो दे कंक्लूडेड दैट DNA is a hereditary material. ठीक है, ओके, यस सर। सर ओके, तो अभी भी बात वही रह गई, अभी भी लोग नहीं मान रहे थे कि डीएनए ही क्या है। हेरिडिटी मटेरियल। ओके, अब इसके बाद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे लोगों के शक यकीन में बदल गया, जिससे कोई गुंजाइश ही नहीं रही, कोई आखिरी में कोई बात ही नहीं रही, सबने मान लिया कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। और वो एक्सपेरिमेंट था अल्फ्रेड चर्चे एंड मैथा चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1952। ओके, कोई भी ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस वैसे लिखने के लिए लिख रहे हैं कि 1952 सिर्फ जब डीएनए के जो मॉडल दिया गया बस वो ईयर याद रख लेना। इन 1952 हर्शे एंड चेज फाइनली प्रूव्ड दैट DNA is the genetic material in most of the organism. ठीक है, चलो, यस सर। ओके, इन्होंने कैसे पता लगाया? अच्छा, इन्होंने जो पता लगाया ये भी बच गए? नहीं, पता लग नहीं पाता। देखो मैं बताता हूँ कैसे बच गए, सब भाग्य की बात है भाई। देखो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस को हम बोलते हैं, वायरस 3 तरीके के होते हैं।
एनिमल वायरस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, हमारा कोरोना भैया। ठीक है, ज्यादातर एनिमल वायरस, ए मोहित, ओ मोहित अच्छी तरह बैठ के पढ़ो। ये अधपर क्यों बैठे हो, अधपर? सर मेरा स्टार्ट। मोहित ये अधपर क्यों बैठे हो, अधपर? अच्छी तरह बैठ के पढ़ो। ए आदित्य अधपर क्यों बैठे हुए? सर अच्छे से बैठे हैं सर हम। अधपर बैठे हो, अधपर। अधपर जानते हो क्या होता है? हमारे गांव में अधपर बोलते हैं, अधपर। हमारे में भी बोलते हैं ऐसा ही तो है। होता क्या है अधपर, जानते हो तुम? अरे सर आधा सही से बैठना, आधा उल्टा बैठना। अधपर का मतलब होता है ज्यादातर जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है, क्या पढ़ा और रहे हो आप? ज्यादातर जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें आरएनए RNA पाया जाता है। वाह वाह, ठीक है, मौज करती तो सर। एनिमल वायरस में मोस्टली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। DNA। लेकिन सर एक्सेप्शंस डीएनए। हैं, एक्सेप्शंस हैं। हमारा कोरोना भैया ही एक्सेप्शन है उसका। ठीक है, जितने भी डेडली वायरस हैं उन सब में आरएनए ही होता है। प्लांट वायरसेस में ज्यादातर क्या होता है? RNA। मोस्टली आरएनए। बैक्टीरियोफेज में ज्यादातर डीएनए होता है, हालांकि उतना ज्यादातर नहीं होता जितना एनिमल में होता है। मोस्टली वैसे डीएनए ही होता है। तो ये बच गए क्योंकि इन्होंने जिस बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसमें डीएनए मौजूद था। अगर उसमें आरएनए मौजूद होता तो ये कंफ्यूजन में आ जाते फिर। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, बैक्टीरियोफेज बता देता हूं। बैक्टीरियोफेज होते हैं वायरसेस दैट किल्ड बैक्टीरिया। वायरसेस दैट किल्ड बैक्टीरिया। वायरस में कभी दोनों चीज नहीं हो सकती, डीएनए और आरएनए। वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर उसमें आरएनए होगा। तो बैक्टीरियोफेज जो उन्होंने लिया उसमें डीएनए मौजूद है। बैक्टीरियोफेज का मतलब याद रखना, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं होते, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, यस सर। तो बेसिकली हर्से एंड चेज ये देख ही नहीं रहे थे कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल और नॉट। वो सिर्फ ये कन्विंस करना चाह रहे थे कि प्रोटीन या डीएनए में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो हर्से एंड चेज work to discover whether it was protein or DNA from the bacteriophage या virus, from the virus that enters and infect the bacteria. वे देखना चाह रहे थे कि वायरस अपना कौन सा जेनेटिक, अपनी कौन सी चीज, प्रोटीन या फिर डीएनए, इसमें से कौन सी चीज बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलो तो ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? छोड़ो, तुम्हें कैसे पता पड़ गया? मैंने तुम्हें बताया भी नहीं है। सर कल कॉल लगाया तो था आपको। अच्छा अच्छा, हाँ ध्यान नहीं रहा। बहुत पुराना दर्द है, कभी कभी बीच बीच में उठ जाता है। चलो, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दो पार्ट्स में किया। सर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। चलो, अब हम लोग एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये लास्ट ईयर आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया होगा। नहीं बनाया था सर। ओके, अच्छी बात। ये एक बैक्टीरियोफेज बना रहे हैं हम लोग।
सर ऐसा होता है कि सर ये तो आंट मैन जैसा लग रहा है। ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल होता है, वो 3 डायमेंशनल बना नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब एक ही जगह से निकलेगा क्या, मैं अलग अलग पोजीशन से निकाल रहा हूँ स्पाइक्स इसके। ठीक है, तो तुम्हें आंट मैन जैसा लग रहा है तो ठीक है, वैसे ही सही। तो बैक्टीरियोफेज में एक जेनेटिक मटेरियल होगा उसका, और प्रोटीन कवर होगा। हर वायरस की एक खासियत होती है, उसके ऊपर एक प्रोटीन कवर होती है। प्रोटीन कवर को हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड। और वो छोटे छोटे बहुत सारे कैप्सोमियर्स से बनके बनी होती है, ठीक है। तो एक प्रोटीन Yes, sir. कोट होती है, हर वायरस की पहचान होती है, और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। तो उन्होंने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। सर हाँ बोलो। सर ये कैप्सिड वाला फिर से रिपीट कर दो। कैप्सिड कुछ नहीं, प्रोटीन लेयर को बोलते हैं हम लोग, ऊपर की प्रोटीन लेयर को बोलते हैं हम लोग। वायरस के ऊपर एक Okay, प्रोटीन sir. लेयर होती है, उसको बोलते हैं कैप्सिड, और वो छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलके बनी होती है। मतलब कैप्सिड की यूनिट है कैप्सोमियर, यस सर। ठीक है। यस सर। आपके एनसीईआरटी में से लिखा है प्रोटीन कैप्सूल, ठीक, देख लिया मैंने एनसीईआरटी। मिल नहीं रही है कहीं पर। क्या? एनसीईआरटी मिल नहीं रही है सर। सर कोई सेकंड हैंड भी नहीं दे रहा, जिससे मांगने जाओ कहता है नीट की तैयारी कर रहा हूँ भाई, बाद में दूंगा। नीट का जिस दिन पेपर हो ना, जिस दिन रिजल्ट आए या फिर जिस दिन पेपर हो, उस दिन एग्जैक्ट देना जाना। घर के लोग ना अपने घर से फेंक के मारेंगे तुम्हें बुक, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वो फ्री में मिल जाएगी तब। सर फ्री में क्या सर, वो दे ही नहीं रहे हैं। अरे अभी नहीं देंगे, मैं बताया ना किस दिन जाना है तुम्हें, 2 दिन बताया मैंने तुम्हें। एक दिन तो अगर सर फेल हो गया तो, अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो सर मुझे पकड़ के मारेंगे वो। कोई नहीं मारता। सर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो, तो सबसे पहला ये बैक्टीरियोफेज लिया। अब देखो, तुम्हें मैंने लास्ट टर्न पे बताया था जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए, जो भी डीएनए हम लेते हैं, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। याद करो, फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने। अरे ये याद रखो, फॉस्फोरस होता है, बात खत्म। यस सर। यस फॉस्फोरस होता है डीएनए में। यस सर। यस सर। तो इन्होंने जो पहला बैक्टीरियोफेज लिया, उसको कुछ इस तरीके से कल्चर्ड किया था कि कल्चर मीडियम में, जिस कल्चर मीडियम में वो ग्रो कर रहे थे उसको, उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मौजूद था। तो धीमे धीमे जो नए बैक्टीरियोफेज बने, नए वायरसेस बने, उनका जो डीएनए है वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। तो पहले वाले पोर्शन में हम लोग इस वाले में लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरफ बना हुआ है, तो जैसा एनसीईआरटी बना है उसी तरफ ले लेते हैं। पहले वाले में नहीं, ये सेकंड वाले में जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। मतलब इस वायरस को एक ऐसे कल्चर मीडियम में, मतलब इसको तो नहीं, इसके बाप दादाओं को एक ऐसे कल्चर मीडियम में हमेशा ग्रो किया गया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस मौजूद था। तो धीमे धीमे इसके भी डीएनए में क्या आ गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ठीक है। तो इसका डीएनए हो गया रेडियो एक्टिव। मैं हरे कलर से सिखा रहा हूं रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। और ये फास्फोरस था P32। सो भाई मुझे बताएं, फास्फोरस का एक्चुअल नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 15 होता है, और शायद मास नंबर 30 होता है, लेकिन ये था P32, ये था P32, यानी कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। यस सर। ठीक है। जब भी न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाता है तो न्यूट्रॉन डिके होते हैं, जिससे रेडियो एक्टिविटी क्रिएट होती है। क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। चलिए, अगर हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, ये
रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया इसके रेडियो अंदर। एक्टिव डीएनए। अब जो ये दूसरा बंदा था, ये जो दूसरा वाला वायरस था, इसके बाप दादाओं को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया गया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद था। तो इसका डीएनए तो सर, नॉर्मल था, पर बिकॉज प्रोटीन सल्फर से मिलकर बना था, तो इसलिए यहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर होने की वजह से प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। तो यहां पे आ गया रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। यहाँ कैप्सिड रेडियो एक्टिव हो गया, और उसका रीजन था यहाँ पे जो सल्फर यूज किया गया वो S35 था। ठीक है। यस सर। अब इन दोनों से बोल दिया कि जाओ बेटा इन्फेक्ट करो इस्चीरियाई कोलाई को। तो पहली स्टेज थी इन्फेक्शन। तो ये हमारा नन्ना मुन्ना इस्चीरियाई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये इसके ऊपर बैठ गया होगा बैक्टीरियोफेज। अपन तो आज सब जानते ही हैं, आज अपन ने साइंस में तरक्की कर ली। इसने इसको पंचर्ड कर दिया। ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन को पंचर्ड कर दिया और अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया। तो पहले वाले में क्या था, प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव थी, और दूसरे वाले में डीएनए रेडियो एक्टिव था। ठीक है, ओके। तो यहां से ये Yes, sir. डीएनए यहां पहुंच जाएगा, बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा। सर इस वाले में प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ? किस वाले में? एक नाम रख देते हैं तो अपन, ए और right बी, side वाले ए और में। बी, ए और बी नाम रखते हैं। चलो अब सर बताओ। बी में। बी में प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि इसमें फास्फोर, इसमें सल्फर नॉर्मल लिया गया था। सर S35। S35 नहीं, S32 सल्फर नॉर्मल लिया गया था। वो इधर की पूछ रही है। सर पी लेंगे सर। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोलो। कुछ नहीं सर। नहीं, बोलो बोलो, ऐसे गुस्सा नहीं होते, बोलो अरे कष्टी सर। बोलो। सर वो मैं कह रहा था कि P32 होगा ना, S तो 35 होगा। अरे इधर रेडियो एक्टिव प्रोटीन के लिए बनाया गया S35, पर यहाँ रेडियो एक्टिव प्रोटीन थोड़ी ना है, प्रोटीन कोड ऊपर रहती है, तो ये सल्फर तो नॉर्मल होगा ना इसका। ओके सर हाँ। एक डाउट है बोलो। सर, यहाँ पे जो कैप्सिड था वो रेडियो एक्टिव इसलिए हुआ था क्योंकि ए वाले को हम लोगों ने उस कल्चर में ग्रो किया था। हाँ, एक ऐसे कल्चर में ग्रो किया था जिसमें सल्फर 35 मौजूद था कई सालों तक। तो फिर जो उसकी फर्दर जनरेशन थी उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन आ गया। तो सर बी वाला इसी की जनरेशन है ना? ना ना ना, ये अलग ग्रो किए गए हैं, ये अलग ग्रो किए गए हैं। ओके सर। दोनों की ग्रोथ अलग अलग तरीके से हुई है। दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं जो एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ओके सर। इसे इन्फेक्ट किया गया, इसने डेफिनेटली अपना ये अंडा छोड़ा है। क्या है ये डीएनए है, सॉरी, ये डीएनए छोड़ दिया, और थोड़ा इसने सा भी अपना ये डीएनए छोड़ दिया। ठीक, तो पहले क्या है ये, तो पहली स्टेज में हमने क्या किया, इन्फेक्शन। ठीक, यस सर। ये जो मैं पीला पीला बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मेनली बैक्टीरिया का डीएनए। दूसरी स्टेज में हमने ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, मिक्सिंग। तो दूसरे स्टेज में हमने क्या किया, मिक्सिंग। क्या किया, हाँ क्या क्या वेल्डिंग। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? एकदम शांत से हो जाते हैं बिल्कुल।
मिक्सिंग। मिक्सिंग दूसरे किया। स्टेज में हमने मिक्सिंग करी और तीसरे स्टेज में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल, आप जानते हो दही को हम लोग दूध से अलग, दही नहीं, बटर को हम लोग दूध से अलग कर लेते हैं, तो वो मेथड जो होता है उसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के लिए, जो टेस्ट ट्यूब होता है उनको ऐसे रख के बहुत तेज़ी से उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता है mv²/r। तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, यस सर। अगर उसे गोल गोल घूमते रहना है तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जिसका मास कम होता है वो आसानी से चक्कर काट लेता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में हमने ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग से एक और फ़ायदा होता है, बैक्टीरियोफेज के ऊपर की लेयर चली जाती है, हट जाती है प्रॉपरली। हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन्स होंगी, बैक्टीरिया के अंदर की चीज़ें होंगी, और डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है वो प्रॉपरली मिक्स हो चुका होगा ब्लेंडिंग से। और सेंट्रीफ्यूगेशन करा के हम लोग लाइटर चीज़ें और हैवी चीज़ को अलग कर देते हैं। ठीक है, सो पहले स्टेज में इन्फेक्शन, दूसरे स्टेज में ब्लेंडिंग मिक्सिंग करना, और तीसरे स्टेज में हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, बोलो। हाँ सर हाँ। अब इससे हुआ क्या, ओके। अब इससे हुआ क्या, सो हमें एक मिक्सचर मिला, हमें एक सॉल्यूशन मिला। हमें एक सॉल्यूशन मिला सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। सर मेरा 90% डेट यूज हो गया। बस खत्म ही होने वाला है, चिंता मत करो। हमें एक सॉल्यूशन मिला। ये बीकर मैंने अलग अलग कलर से बना दी, उससे कंफ्यूज मत हो ना, गलती से बन गए। हमें एक सॉल्यूशन मिला। क्या मिला इससे हमें, एक सॉल्यूशन। ठीक है। अब एक बात बताओ, सोच के बताओ मुझे। अच्छा, हमें एक सॉल्यूशन मिला। अब इसमें क्या हुआ, नीचे की तरफ, अरे हो क्या रहा है, हाँ ये, अच्छा अब नीचे की तरफ तो बैक्टीरियल सेल्स मिल जाती हैं, क्योंकि वो डेंस थी, भारी थी, नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएंगी सेंट्रीफ्यूगेशन से। ओके, यस सर। नीचे की तरफ तो हमें क्या मिल जाएंगी, बैक्टीरियल सेल। नीचे क्यों इकट्ठी हो गई है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल होंगी। फोर्स से अलग हो गई ना वो दोनों। जिसका मास ज्यादा होता है उसको ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होता है, तो वो गोल गोल नहीं घूम पाता, वो नीचे गिर जाता है। तो वो दूर ऐसे चला जाता है, दूर की तरफ, दूर ऐसे। ठीक, तो नीचे की तरफ Yes, तो हमें sir. बैक्टीरियल सेल मिली, और ऊपर की तरफ जैसे हम लोग जब दही मथते हैं तो ऊपर जो छाछ बन जाती है वो, और नीचे वो गाढ़ा गाढ़ा इकट्ठा हो जाता है, उस तरीके से। तो ऊपर की तरफ हमें मिलेगा सुपरनेटेंट। अब बेसिकली ये सुपरनेटेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैप्सिड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम लोगों ने रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया था, ठीक है। अगर ये डीएनए ही इस चिड़िया कोलाई में जाता है, अगर डीएनए ही ट्रांसफर होता है, तो बताओ मुझे, ये प्रोटीन की खोल, ये प्रोटीन की जो ऊपर की कवरिंग है, ये मुझे सुपरनेटेंट में मिलेगा या बैक्टीरियल सेल में मिलेगा? सर बैक्टीरिया सेल में सर।
हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किस चीज को रेडियो एक्टिव लिया? प्रोटीन को। हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किस चीज को रेडियो एक्टिव लिया? प्रोटीन। और प्रोटीन की जो कवरिंग है वो बाहर रह गई, वो सुपरनेटेंट बनी। तो रेडियो Yes, sir. एक्टिविटी हमें किस में ऑब्जर्व होगी? किसमें किसमें हमें रेडियो एक्टिव मिलेगी? रेडियो एक्टिव सल्फर हमें मिलेगा। सुपरनेटिव, तो सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट कैसा था? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, S35 वाला। और जबकि जो नीचे का बैक्टीरियल सेल थी वो कैसी थी? नॉर्मल, नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव थी, इसका मतलब प्रोटीन गया ही नहीं था इसमें, क्योंकि अगर प्रोटीन जाता तो S35 से ये भी क्या हो जाती? रेडियो एक्टिव हो जाती। यस सर। ठीक है। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो ये नीचे वाली बैक्टीरियल सेल थे ये रेडियो एक्टिव मिले। पहले एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी कहां मिली हमें? सुपरनेटेंट में। सर सुपर। और दूसरे में हमें क्या मिले? बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव मिले, क्योंकि क्या पहुंच चुका था बैक्टीरियल सेल में? डीएनए। फास्फोरस 32। और जबकि यहां पर सुपरनेटेंट जो मिला वो नॉन रेडियो एक्टिव मिला। ठीक है। अरे बोला Yes, करो यार। sir. ठीक, हाँ ठीक है, ओके। तो इससे इन्होंने Yes, क्या sir. कंक्लूजन निकाला? इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि देखो भाई, जो चीज नीचे बैठती है भाई वो बैक्टीरियल सेल है। कहो हाँ। हाँ सर, Yes, sir. आलू से जो चीज नीचे बैठती है वो बैक्टीरियल सेल है। कहो हाँ। हाँ Yes, sir. सर। ठीक। यस सर। अब अगर जब हम पहले रेडियो एक्टिव प्रोटीन ले रहे थे, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन हमें ऊपर मिल रहा था, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया। और दूसरे केस में जब हम लोग रेडियो एक्टिव डीएनए ले रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, इसका मतलब डीएनए ही बैक्टीरियल सेल के अंदर जा रहा है। हाँ, अब तो पक्का हो जाएगा लोगों को तो सर। अब तो लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि क्या ट्रांसफर होता है? डीएनए। डीएनए। डीएनए ही ट्रांसफर होता है। समझ में आया? यस sir. सर। क्या समझ में आया? आफ्टर कुछ नहीं, sir. सेंट्रिफिकेशन वी नो दैट बैक्टीरियल सेल नीचे बैठेंगे, and in that bacterial cell if we take the sulfur, if we take the capsid as the radioactive portion, then that do not goes into the bacterial cell and not get transferred into the bacterial cell, so niche wala portion do not becomes radioactive. But when we take DNA as the genetic material, as the radioactive material, when we take DNA as the radioactive material, and because we know that DNA, हम तो आज जानते हैं, पहले नहीं जानते थे लोग बाग, and because DNA get transferred into the bacterial cells, so this time the bacterial cell got hara this time. समझे? Yes, So sir. it was confirmed Yes, now the DNA is the genetic material in most of the organism. Yes, sir. Yes, sir. So which is the material which transferred from virus to bacteria this time? DNA or the protein? DNA or the protein? DNA. Yes, so DNA is the genetic material that passed from virus to bacteria. Now, यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. तीसरा Yes, sir. सेशन, अच्छा तुम्हारा वो चला गया, बैक्टीरिया नहीं चला गया, तुम्हारा नेट चला गया है। ठीक है, तो तीसरा सेशन आज नहीं ले रहे हैं, ट्यूसडे को अगला बैच रखेंगे अपन लोग। सर अभी 300 MP बाकी है सर। चलो, एक बार तुमने मन खराब किया, अब लिखने का ही काम है, वैसे भी लिख लोगे अपने आप कि मैं लिखवा दूं? क्या सर? Sir, लिखा। लिखना ही पड़ेगा, कहाँ लिखते तुम लोग? Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the virus. They grow. Sir, 4 मिनट रखते हैं।
चलो एक बार दोबारा बाद में लिखेंगे, यहाँ तक नोट कर लेना अच्छी तरीके से। मैं इसे अपलोड Yes, करता sir. हूँ क्योंकि तुम लोगों से बात करते करते ही अपलोड किया करूँगा, मैंने लास्ट टाइम पे बताया था तुम लोगों को, नहीं तो बाद में रह जाता है सब कुछ। भूल जाते हो। और सब बढ़िया, सब कैसा चल रहा है? सर ऑफलाइन कब से कर रहे हो? ऑफलाइन बायो की नहीं होगी। सर कब से? अरे नहीं हो पाएगी यार, मैं तो इसलिए तो झूठा दिलासा नहीं देना चाहता ना, तुम देख तो रहे हो कहाँ गवर्नमेंट ने 15 जुलाई बोल दिया अब। सर मैथ की बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब ऑफलाइन होगी। अरे तो मैं 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं 9-10 साइंस पढ़ाता हूँ, 11-12 फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और 11-12 फिजिक्स में ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए 5:30 बजे, तो फिर कैसे मैं हो जाएगा कवर? ये आता भी नहीं आदित्य ऑफलाइन में फिजिक्स में। कहाँ मरते हैं तो? सर ऑफलाइन ले लो सर 8 से। आता कहीं नहीं आता, 5:30 बजे ऑफलाइन रहती है फिजिक्स की। सर ऑफलाइन ले लो 8 से 10 हम आ सर जाएंगे। 8 से 10 सुबह नहीं ले पाऊंगा मैं, ऐसा कोई काम मैं शाम क्यों की- करूं जो मैं फिर बाद में तुमसे कहूं कि आज क्या है मोहित, क्या रात में वेब सीरीज़ देखी थी एक, छुट्टी। तो आज तो ऐसा कोई काम मैं क्यों बोलूं जो मैं बाद में मना कर दूं, है ना। तो कल फिजिक्स के बैच का टाइमिंग क्या होगा? सेम टाइम जो फिजिक्स का बैच होता है उसी टाइम पर टेस्ट है। 8 o'clock। हाँ, उसी टाइम पे टेस्ट है। मैं आपको सर, क्वेश्चंस दे दूंगा। एक मिनट, मैं वो बायो का बैच ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया, और एक मिनट रुकना। अरे इसको मैं बंद तो करूँ पहले, रिकॉर्ड